बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 402 GDP का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने हमें एक ऐसे रोबोट डेवलप करने को कहा है जो रोबोट हो वो इस कैपेबल हो कि क्या करे कि वो मूव इन एनी एंगुलर डायरेक्शन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी दो डायरेक्शन में मूव कर सके। अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि दो डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सके। सेकंड नंबर पे है कि स्ट्रेट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द गोल आर काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी कि जब वो स्टार्ट करेगा गोल तक रीच करने तक जो स्टेट्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। अब रोबोट ने क्या करना है कि उसने एक ऐसा वे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करे तो जो गोल है उस तक पहुंच जाए, लेकिन कैसे? इन गिवन टाइम फ्रेम, यानी एक लिमिटेड टाइम के अंदर पहुंचे। ये ना हो कि घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे और बाई चांस बाय लक वो जो गोल है ना उसको टच कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उस रोबोट ने है वो स्टार्ट करना है और डेस्टिनेशन तक उसने रीच करना होगा। अब इस पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, यह मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि जो रोबोट है ना वो दोनों डायरेक्शन में काम करना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज भी और काउंटर क्लॉकवाइज भी। सेकंड नंबर पे जो स्टेट हो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे है कि जो उसने ना गोल को रीच करना है इन ए गिवन टाइम फ्रेम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने हमें तीन ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा मोस्ट फिजिबल है? पहले नंबर पे फाइनाइट ऑटोमेटन विद सिंगल स्टैक है, दूसरे पे टू विद टू स्टैक है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो रिपोर्ट बनाया जाएगा ना वो इन एंगुलर डायरेक्शन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर सके। तो जस्ट सोच के कि हमारे पास एक रोबोट है और इस तरह हमने एक डेस्टिनेशन है वो सेट कर दी है। अब यहाँ पे जो है ना ये डायरेक्शन वो बता रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि राइट डायरेक्शन आप इसे कह लें। और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब यहाँ पे जो इनका क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो है वो सर्कल में ही मूव करना है, यानी ये नहीं काउंटर क्लॉकवाइज में क्या करेगा कि ये इस तरह से मूव करेगा और काउंटर क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव करेगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब है कि रोबोट जो है ना अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो ये राइट साइड है, यानी राइट डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकता है, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज की बात करें तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब ये सर्कल में मूव करना लाजमी नहीं, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह से आके इस तरह से आके राइट डायरेक्शन, इस तरह कोई भी पाथ जो इसका होगा ये खुद ही फाइंड आउट करेगा। तो इसने जो डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा, तो क्लॉकवाइज का मतलब है आप ये लगा लें कि इसमें राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब आप ये लगा लें कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये रोबोट है ना तो ये क्या करता है, एक ये डायरेक्शन पकड़ लेता है, कोई भी वे पकड़ लेता है। अब ये भी तो हो सकता है इस तरह से मूव करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे और एंड पे आके ये इसको टच कर जाए, यानी रीच कर जाए। अब यहाँ पे हमने थर्ड जो देखी थी ना वो थी गिवन टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब है कि इसने जो है वो मतलब स्टार्ट जब करेगा ना डेस्टिनेशन तक एक टाइम पीरियड के अंदर जाके पहुंचना होगा। अब जस्ट सपोज कर ले एक ये वे था तो ये तो इसने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये टाइम के अंदर नहीं पहुंच रहा। अब इसी तरह कोई और वे भी है जो बिल्कुल यानी कि इससे काफी जल्दी आके पहुंच जाता है। तो यहाँ पे है ये वाला जो वे है ये बेटर है। ये क्या होगा कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो पहुंच सके वो वाला जो वे है इसने अडॉप्ट करना होगा। अब इस वे से भी पहुंच सकता है, लेकिन इस वे से हो सकता है इसे बहुत ज्यादा टाइम लगे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास तीन थी। अब इनफाइनाइट का मतलब है कि ये भी हो सकता है इस तरह से मूव करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे और कभी भी डेस्टिनेशन को पहुंचे ही ना, यानी टच ही ना करे। तो इस तरह करके ये काउंटेबली इनफाइनाइट स्टेट्स भी हो सकती हैं। अब अगर चॉइसेस की बात कर लें तो हमारे पास जो तीन चॉइसेस थी, फाइनाइट ऑटोमेटा विद सिंगल स्टैक, फाइनाइट ऑटोमेटा विद टू स्टैक्स, और थर्ड नंबर पे ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। अब यहाँ पे ये वाला क्यों आंसर होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये वाला देख लेते हैं कि जो दोनों है ये हमारे क्यों आंसर नहीं हो सकते। अब अगर रिक्वायरमेंट की फिर से बात कर लें तो हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट थी, क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सेकंड नंबर पे काउंटेबल इनफाइनाइट स्टेट थी, और थर्ड नंबर पे गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उसने रीच करना था। अब अगर ये फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे ये जो है ये पहले नंबर पर गिवन टाइम फ्रेम है तो शायद हो सकता है कि इसको फुलफिल कर जाए, लेकिन जो होगा इसमें काउंटेबल इनफाइनाइट है ना ये वाला भी इसमें हो सकता है, यानी ये सिंगल स्टैक की वजह से क्या होगा कि ये चीज भी इसमें फुलफिल हो सकती है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो बिल्कुल सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम आज तक यानी कि मिड में हमने जो पढ़ा है ना ये वो वाली चीज है। अब यहाँ पे इशू कहाँ पे आ रही है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद सिंगल स्टैक की अगर बात करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। अगर हम बात कर लें चाहे फाइनाइट ऑटोमेटा विद सिंगल स्टैक या फाइनाइट ऑटोमेटा विद टू स्टैक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए जो होंगे ये दोनों चॉइसेस हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग दी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास जो होगा ये एक स्टैक होगा। स्टैक आपने ये कॉन्सेप्ट काफी पढ़ा होगा। तो स्टैक आप ये बैग लगा लें। बैग का मतलब कुछ इस तरह से है कि आपने कहीं पिकनिक पे जाना होता है ना,
आप उसमें चीज़ें डाल लेते हो और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो आप उनको जाके निकाल लेते हैं। जैसे आप ये अपने पास नाइफ रख लेते हैं, इसी तरह फल यानी फ्रूट वगैरह रख लेते हैं या कोई और चीज़ें रख लेते हैं। तो आप बैग में तो रख लेते हैं लेकिन जाके उनको यूज़ वहाँ पे जाके करते हैं जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे टू स्टैक का मतलब है कि यहाँ पे जस्ट समझ लें कि एक स्टैक था ना, तो टू स्टैक का मतलब है कि इस तरह का एक और स्टैक आ जाएगा। अब यहाँ पे टू स्टैक का मतलब है कि इसकी जो मेमोरी होगी ना वो इनफाइनाइट होगी, यानी इसकी भी इनफाइनाइट, एक स्टैक की भी इनफाइनाइट ही होती है, लेकिन टू स्टैक वो किसी और सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो जो सिचुएशन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगूँ, जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो टू स्टैक का मतलब है कि इस तरह के दो स्टैक होंगे जिसमें क्या करेगा फाइनाइट ऑटोमेटा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें जो स्ट्रिंग है ना वो करैक्टर है वो पुट करता जाएगा और जब उनकी ज़रूरत होगी तो उनको निकालता जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी यही चीज़ है कि क्लॉकवाइज तो मूव कर सकता है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे अगर हम ट्यूरिंग मशीन की बात कर लें तो ये कुछ इस तरह से होती है, इनपुट टेप होती है और यहाँ पे सेल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और ये राइट डायरेक्शन पे अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन क्या करती है, ये राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और इसी तरह लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। यानी अगर ये पहले चली गई ना इस वाले सेल पे, अब अगर इसको जरूरत पड़ी है ना, यानी कोई भी इसको जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकेगी। अब यहाँ पे जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकेगी तो जो रोबोट होगा वो भी ऑटोमेटिकली जैसे ये मूव कर रही होगी ना, उसी तरह से रोबोट है वो भी मूव कर सकेगा। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थी ना रिक्वायरमेंट पहले वाली, यानी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सकेगा। अब जरा आंसर की बात कर ले, आपने लिखना कैसे है? तो आपने कुछ ऐसे लिखना होगा, प्रेफर्ड चॉइस लिख के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप। अब यहाँ पे इसकी ज़रा रीजनिंग की भी बात कर लें, तो यहाँ पे रीज़न है आप वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि जो रोबोट है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर रहे और इसी तरह काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव करे। और सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट कहते हैं कि देयर शुड बी इनफाइनाइट स्टेट टू मूव। आप यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप इसको भी फॉलो करके सेम एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका आपका जो आंसर होगा ना वो यूनिक नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से जो यूनिक आंसर बना सकें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टू दी पॉइंट और बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर लिखा है। अब सेकंड नंबर पे था कि हमारे पास इनफाइनाइट स्टेट्स टू मूव थी, तो ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप, यानी कि ये जो है ये ऑफर करती है दीज करेक्टरिस्टिक को, इन करेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह से मैच करती है। इस वजह से ये जो है हमारे यहाँ ट्यूरिंग मशीन विद रीड ओनली टेप ये हमारी बेस्ट चॉइस होगी। अब यहाँ पे हम नीचे अपनी वर्डिंग में लिख देंगे कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो क्या कर सकती है, बोथ डायरेक्शन यानी राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में काम कर सकती है, मूव कर सकती है। इससे क्या होगा, जो रिपोर्ट होगा वो उसको इनेबल कर देगी कि वो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो उन्होंने रिक्वायरमेंट में दिया था उन दोनों डायरेक्शन में काम यानी मूव कर सकेगा रिपोर्ट। किस वजह से? क्योंकि इसका जो हेड है वो राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। अब यहाँ पे जो ट्यूरिंग मशीन होती है ना इनफाइनाइट मेमोरी के साथ आती है, इसमें इनफाइनाइट स्टेट्स भी आ जाएं तो इसको कोई इश्यू नहीं है, ये उसको भी वो इशू भी सॉल्व कर देगी। तो इस तरह से जो रोबोट होगा ना उसको ऑप्टिमल वे है ना, जो पाथ है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पे लास्ट पे हम ये वाला भी रीजन बता दें तो ठीक है, ना भी बताएं तो कोई इशू नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा विद सिंगल स्टैक और विद टू स्टैक, ये क्या है, ये दोनों जो हैं ये रोबोट को मूव इन बोथ डायरेक्शन नहीं करने देते, यानी जस्ट वन डायरेक्शन में मूव करने देते हैं। यहाँ पे है डज नॉट हेल्प टू मूव द रोबोट टू मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो इस वजह से क्या करेंगे कि जो है वो हम जो है इन दोनों को यानी कि सिंगल स्टैक या डबल स्टैक फाइनाइट ऑटोमेटा को चूज नहीं करेंगे। ये हमारा आंसर कुछ इस तरह से कंप्लीट बन जाएगा। आप इसको सेम एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट इसमें जो यूनिक बनाने के लिए अभी मैंने काफी मटेरियल छोड़ा हुआ था ताकि जो लोग खुद से राइट करते हैं तो यहाँ पे इस आंसर को यूनिक भी बना सकें। तो यहाँ पे जो आपका यूनिक बनाने के लिए है ना, आपने सिर्फ माइंड में यही रखना है, ट्यूरिंग मशीन जो होती है वो क्या करती है, वो दो डायरेक्शन में मूव करने की फैसिलिटी देती है, यानी ये जो होती है ये करेक्टरिस्टिक देती है और इसी की वजह से ही हमने इसको चूज किया है। तो इसकी बेस पे आप अपना कोई भी यूनिक आंसर लिख सकते हैं और आप 5/5 मार्क्स भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जीडीपी का सॉल्यूशन पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।